चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में कि भाई उसकी क्या चुनौतियां थी, कैसे उसकी पुनर्स्थापना हुई और कैसे कांग्रेस ने जर्नी शुरू की। एक टाइम क्या थी, बहुत लोकप्रिय हुई और फिर क्या लोगों का विश्वास डगमगाया और फिर कांग्रेस कैसे दोबारा से सत्ता में आई। मतलब हम कांग्रेस के संघर्ष को देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए भाई शुरू करें, आओ भाई शुरू करते हैं। कह रहा भारत में चुनाव, तो भाई भारत में चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं था। क्यों नहीं था भाई, आप लोग जानते हैं, पीछे डिस्कशन ने किया है कि मात्र 16% लोग ही पढ़े लिखे थे, इसलिए काम बहुत मुश्किल था। और देश में जो अधिकांश जनसंख्या थी क्या थी भाई, गरीबी से जूझ रही थी, ठीक है। और संचार साधनों और प्रौद्योगिकी का अभाव था, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी क्या थी, ना के बराबर थी, बहुत कम थी। और मतदाता कितने थे भाई, 17 करोड़ और 3200 विधायक में से 489 सांसद चुनने जाने थे, जो कि काफी मुश्किल काम था, ठीक है। अच्छा, चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना भी काफी मुश्किल था उस टाइम, ठीक, जो कि बाद में किया गया। क्लियर। बात करेंगे जो पहले चुनाव हुए थे, कब हुए थे भाई, 1952 में, ठीक है। शुरू कब हुआ था ये बताया था मैंने आपको पीछे, शुरू ये 1951 में अक्टूबर में शुरू हुआ था। लेकिन इसको 1952 का चुनाव क्यों कहा गया, क्योंकि अधिकतर हिस्सों में 1952 में ही चुनाव हुआ था। मतलब देश के जो ज्यादातर हिस्से थे 1952 में चुनाव हुआ था, इसीलिए इसको 1952 यानी 1952 का चुनाव आम चुनाव कहा जाता है। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहा है देश में पहले आम चुनाव करवाने के लिए लगभग 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और चुनाव क्षेत्र की सीमांकन किया गया और मतदाता सूची बनाई गई, ठीक है। और देश में चुनाव प्रचार क्या हुआ भाई, शुरू हुए। और भाई आए फिर परिणाम में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे वोटों के साथ, बहुमत के साथ जीती, ठीक है। क्लियर। चलिए देखते हैं जरा। कह रहा है भारत में क्या रहा भाई, लोकतंत्र सफल रहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और हारने वाले उम्मीदवार में भी परिणाम को सही बताया और भारतीय जनता ने चुनाव में बखूबी अंजाम दिया और जो आलोचक थे इसके, उनके मुंह बंद कर दिए, ठीक है भाई। चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली, ठीक है। और यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जो दूसरी पार्टी थी उसके पास मात्र 16 सीटें। अंतर देख रहे हो, बहुत ज्यादा का अंतर है, ठीक है। ये सारी बातें हम पीछे कर भी चुके हैं। क्लियर। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा दूसरा चुनाव भाई कब हुआ, वो हुआ 1957 में। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा 1957 में भारत में दूसरे आम चुनाव हुए। इस बार भी स्थिति पिछली बार की तरह ही रही और कांग्रेस ने लगभग सभी जगह आराम से चुनाव जीत लिए। लोकसभा में कांग्रेस के 371 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिखा और कांग्रेस केरल में सरकार बना नहीं पाई। मतलब केरल को छोड़कर बाकी पूरे भारत में लगभग कांग्रेस की सरकार रही, 371 सीटें मिली, जो कि बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। कह रहा 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बनाई और EM निम्बुरीपाद मुख्यमंत्री बने। और 1959 में केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 356, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से, का प्रयोग करके इनकी सरकार बर्खास्त कर दिया। और इस फैसले का भविष्य में क्या हुआ भाई, बहुत विवाद हुआ, बहुत आलोचना हुई। क्लियर है। चलिए बात करते हैं तीसरे आम चुनाव की। तो भाई तीसरा आम चुनाव कब हुआ, वो हुआ 1962 में। भारत में तीसरा आम चुनाव हुआ जिसमें फिर से कांग्रेस बड़े आराम से लगभग सभी जगहों पर चुनाव जीत गई और इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 361 सीटें जीती और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार
प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का प्रदर्शन पुराने चुनावों की तरह ही रहा और कोई भी विपक्ष पार्टी कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाई यहां पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करेंगे अच्छा कांग्रेस का प्रभुत्व। चलिए समझने की कोशिश करते हैं जो कांग्रेस का प्रभुत्व था क्यों। कह रहा 1952 के चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस को 364 सीटें मिली, वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को मात्र कितनी, सिर्फ 16 सीटें मिली। और कौन सी पार्टी थी भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कह रहा यह संख्या साफ साफ कांग्रेस के प्रभुत्व को दर्शाती है। पर ऐसा हुआ क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, इसके कुछ कारण थे। कह रहा सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी पार्टी थी, पहला। दूसरा था कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था और स्वतंत्रता संग्राम में इनके सभी नेता शामिल थे, मतलब इनके पास विरासत थी स्वतंत्रता संग्राम की। क्लियर है। बड़े एवं करिश्माई नेताओं इसकी अगुवाई कर रहे थे। ठीक है। और सभी वर्गों का समर्थन और सभी विचारधाराओं का समावेश कांग्रेस के अंदर था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बात करेंगे कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति की। कह रहे भारत में कांग्रेस का शासन एक दल के प्रभुत्व जैसा ही था। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी जरा बात करेंगे। कह रहा यह लोकतांत्रिक परिस्थितियों में स्थापित हुआ था, यानी कि लोगों ने कांग्रेस को अपनी मर्जी से चुनकर इतने साल तक शासन करने का मौका दिया था और यह अन्य देशों से पूरी तरह से अलग था। अन्य देश जैसे क्यूबा, चीन, सीरिया के संविधान में केवल एक ही पार्टी शासन की व्यवस्था है और दूसरी तरफ म्यांमार और बेलारूस जैसी देशों में पार्टी का शासन सैन्य कारण से हुआ। ठीक है। कह रहे भाई भारत में परिस्थितियां इससे अलग थी। क्या थी भाई, भारत की जो परिस्थिति थी क्या थी, इससे अलग थी। भारत में लोकतांत्रिक शासन के द्वारा ही कांग्रेस के प्रभुत्व स्थापित हुआ, जो कि भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को दर्शाता है। क्लियर है, बात समझ गए आप लोग। चलिए कह रहे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। कह रहे 1964 में क्या हुआ भाई, जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक आ गया। कह रहे 1964 में हार्ट अटैक के कारण जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी, मतलब उनके बाद कौन संभालेगा कुर्सी प्रधानमंत्री की, इसकी खोज शुरू हो गई, की चर्चा शुरू हो गई। यानी कि अब नेहरू के बाद कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा और प्रधानमंत्री पद कौन संभालेगा। तो भाई इस समस्या को बड़े ही आराम से सुलझा लिया गया। कौन आए भाई, कह रहा पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने सलाह मशवरा करके लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं कौन थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जरा बात करते हैं। कह रहा भाई लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के कुछ जाने माने लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। अच्छा, नेहरू की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री मंत्री रह चुके थे। क्लियर। एक बार रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जो कि उनको पद के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी के भरे भाव को दर्शाता है। क्लियर है। इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और इस तरह नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए कह रहा भाई लाल बहादुर शास्त्री का जो शासन काल था उसकी जरा बात करेंगे। कह रहा 1960 के दशक के शुरुआती दौर में देश में कई क्षेत्रों में ठीक से बारिश न होने के कारण देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ गया और इसका सीधा असर कृषि पर पड़ा और देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिस वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। ठीक है, भारत चीन के साथ भी युद्ध हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ, भारत की स्थिति और थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई थी। बात करेंगे 1962 में हुए चीन युद्ध के बाद भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई और 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। क्लियर है। कह रहे लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में दो सबसे बड़ी
समस्याएं थी, परिस्थितियों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। भाई क्या नारा दिया? जय जवान और जय किसान। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कह रहा 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने और शांति बहाली के समझौते के लिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए, ठीक है। और 10 जनवरी 1966 को अचानक से लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, ठीक है। ये इनकी जो मृत्यु है बड़ी विवादास्पद रही थी, ठीक है। और एक आधी मूवी भी बनी हुई है, ताशकंद के नाम से मूवी बनी हुई है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड आपको, ठीक है। कह रहे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से अगले नेता के चुनाव की समस्या आन खड़ी। वही कौन बनेगा? इस बार 2 नेताओं के नाम सामने आए। अच्छा, उनमें से था एक इंदिरा गांधी, ठीक है, क्लियर है। चलिए इनके बारे में जरा बात करेंगे। कह रहे कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। भाई क्या थी? भाई इंदिरा गांधी पहले कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और लाल बहादुर शास्त्री के शासन के दौरान मंत्री भी थी, ठीक है भाई। 3 बड़े कारण, एक ये अध्यक्ष रह चुकी थी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और तीसरा लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में ये मंत्री रह चुकी थी। क्लियर है? अच्छा भाई, लाल बहादुर शास्त्री के बाद की अगर बात करें तो इनकी जो मृत्यु बनता है आपको काफी विवाद में रही थी। काफी अखबारों में अगर आप सर्च करो नेट पे तो आपको चलेगा पता कि इनकी मृत्यु का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका। मतलब काफी ना किसी को पता नहीं चला कि इनकी मृत्यु हो कैसे गई अचानक, ठीक है। काफी विवाद बच गया था इस बात पर, ठीक है। अंदेशा लगाया गया था इनकी हत्या भी की गई है, बट ऐसा कोई सामने खुलासा अब तक आया नहीं। लेकिन इनकी मृत्यु का राज इनके साथ ही चला गया और कहीं भी इनके बारे में प्रॉपर डिटेल मिलती नहीं है इनकी मृत्यु के बारे में, ठीक है। बात करेंगे मोरारजी देसाई। ये कौन थे भाई? अच्छा, ये क्या थे? ये बंबई के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक। जरा इनकी बात कर दें। करेक्ट, केंद्र सरकार में मंत्री पद पर भी रह चुके थे। किसमें भाई? केंद्र सरकार में मंत्री पद पर भी क्या थे? ये रह चुके थे, ठीक है। और इस बार 2 लोगों के बीच प्रतियोगिता थी, मतलब प्रधानमंत्री बनने के 2 लोग थे, ठीक है। प्रतियोगिता में एक था मोरारजी देसाई और दूसरा था इंदिरा गांधी। अच्छा, ये दोनों थे, इसीलिए क्या गया? गुप्त मतदान करवाया गया, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बड़े आराम से मोरारजी देसाई को हरा दिया और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं। चलिए, कह रहे इंदिरा को चुने जाने के मुख्य कारण क्या थे भाई? जरा इनकी बात करते हैं। बात करते हैं उस समय कांग्रेस के अंदर उपस्थित बड़े नेताओं को सिंडिकेट, याद रखना, कांग्रेस में उपस्थित बड़े नेताओं को सिंडिकेट कहा जाता था। बाद में बार बार ये सिंडिकेट आएगा, तो अभी क्लियर कर दूं, सिंडिकेट कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहा गया था। क्लियर है? बात समझ गए? आगे जाके कांग्रेस के विभाजन की बात होगी तो याद रखना सिंडिकेट वर्ड के बारे में। क्लियर है? पॉइंट आउट मैंने कर दिया है। चलिए, कह रहा है प्रधानमंत्री के चुनाव के समय सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का फैसला किया और यह सोचकर किया कि इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं है, इसी वजह से सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी, ठीक है। लेकिन कहानी उलट ही हो गई। चलिए, चौथे आम चुनाव 1967, ठीक है। बात करें चौथे आम चुनाव के समय देश की स्थिति की बात करते जरा। कह रहे 2 मुख्य युद्धों का सामना करना पड़ा। एक था चीन 1962 में और पाकिस्तान 1965 में, ठीक है। कह रहे 2 बड़े नेताओं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बताया आपको। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और जो समस्याएं थी इसके अलावा, कि भाई 2 बड़े नेताओं की मृत्यु हो गई और जो इससे बड़ी समस्याएं थी वो क्या था? आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक संकट था देश के ऊपर, खदान संकट भी था, विदेश में मुद्रा में
विदेशी मुद्रा की क्या हमारे पास कमी हो गई थी उस समय, और सैन्य खर्चों में वृद्धि हो गई थी, और हमारे पास जो प्रधानमंत्री था वो क्या था, अनुभवहीन प्रधानमंत्री था उस समय के लिए। क्लियर। तो इसीलिए कांग्रेस की क्या हुई, सीटें भी इस बार घटी। ठीक है। कह रहा चौथे आम चुनाव, कह रहा देश की खराब स्थितियों और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्ष को कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक मौका मिल गया। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस की सरकार को अलोकतांत्रिक और गरीबों के विरोध में बताकर विपक्ष से साथ आने को कहा ताकि देश में व्यवस्था वापस लाई जा सके। ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने इस गैर कांग्रेसवाद नाम दिया, मतलब क्या, इसको गैर कांग्रेसवाद नाम दिया, और विपक्ष से एक साथ चुनाव लड़ने का आह्वान किया। कह देश में चुनाव हमेशा की तरह आराम से हो गए, पर उनका नतीजा सबको चौंका दिया, मतलब सबको ये उम्मीद नहीं थी। क्लियर है। कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा और कांग्रेस किसी तरह लोकसभा में सरकार बनाने में सफल रही, पर सीटों और मतों की संख्या दोनों में भारी गिरावट आई और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव में हार गए थे इस बार। ठीक है। चलिए बात करें जरा, कांग्रेस ने 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। किसमें भाई, 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिली, और 2 राज्यों में दल बदल के कारण, मतलब जीतने के बाद अगर कोई कैंडिडेट दल बदल लेता है उसी को कहते हैं दल बदलना। मतलब मान लो कोई नेता था कांग्रेस का, वो जीतने के बाद चला गया आम आदमी पार्टी में, तो ऐसे कहते हैं दल बदल। ठीक है। तो भाई क्या था, 2 राज्यों में कांग्रेस दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई और गठबंधन की परिघटना सामने आई। गठबंधन क्या होता है, जब 2 पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती। पूर्ण बहुमत का मतलब इतनी सीटें नहीं होती कि वो सरकार बना पाए। अच्छा, विधानसभा चुनाव 1967 के, भाई देखो आप जो परिणाम थे सबको चौंका दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, इस जो खराब प्रदर्शन हुआ है, जो चुनाव में जो खराब रिजल्ट आए कांग्रेस के लिए, इसने कांग्रेस की ऑलमोस्ट आंखें खोल दी और अब कांग्रेस के अंदर बदलाव शुरू होगा। देखो जरा यहाँ पे कह रहा 1967 में चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर कुछ समस्याएं उभरने लगी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिस वजह से सिंडिकेट और इंदिरा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सिंडिकेट कौन, कांग्रेस के बड़े नेता। ठीक है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को यह बात पसंद नहीं आई। वैसे तो यह सब पार्टी के अंदर चल रहा था और इतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही थी, पर यह समस्या देश के सामने तब खुलकर सामने आई जब 1969 में उस समय के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, जब क्या हुआ 1969 में जब जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई, तब ये बात सबके सामने आई। अच्छा क्या था भाई, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, कांग्रेस का विभाजन यहीं पर होता है हमारा। ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए। कह रहा एक तरफ जहां सिंडिकेट ने उस समय के लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए चुना, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने संजीव रेड्डी से अनबन होने के कारण वी गिरी को बढ़ावा दिया। ठीक है। और एन निजलिंगप्पा जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि सभी सांसद पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट दें, जबकि इंदिरा गांधी ने सभी को अपने मन की आवाज सुनकर वोट डालने को कहा। ठीक है। परिणाम क्या हुआ भाई, जो परिणाम आए सबको चौंका दिया उस परिणाम ने। ठीक है। क्या हुआ, इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित वी गिरी चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बने, पर यह सिंडिकेट के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को हार का मुंह देखना पड़ा। जो सिंडिकेट का जो उम्मीदवार था उसे क्या भाई,
हार झेलनी पड़ी। कौन था? संजीव रेड्डी, ठीक है। और यह हार सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया और इस तरह कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्या भाई? कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले कई सांसद ने भी सिंडिकेट की कांग्रेस को छोड़ दिया गया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब कांग्रेस के दो पार्ट बन गए। क्लियर? अच्छा, इस तरह कांग्रेस का विभाजन हुआ और दो कांग्रेस बनी, एक तो कांग्रेस सिंडिकेट और दूसरा कांग्रेस इंदिरा गांधी की। सिंडिकेट कौन? जो उस समय के बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के अंदर, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कह रहे विभाजन के कारण कांग्रेस में क्या हो गया? अल्पमत हो गया, क्योंकि अब भाई पहले सबकी सीटें मिली हुई थी, अब जैसे ही कांग्रेस दो पार्ट में बटा तो सीटें क्या हुई? कम हो गई, ठीक है, क्योंकि सांसदों का विभाजन भी हो गया था, ठीक है। जो इंदिरा गांधी के साइड थे वो बाहर आ गए और जो बड़े नेता यानी सिंडिकेट के साथ थे वो वापस वहीं रह गए। तो क्या होगा? सीटें कम हो गई, इससे सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, ठीक है। कह रहा इसी बीच सीपीआई और डीएमके ने कांग्रेस को समर्थन दिया और केंद्र में सरकार बनी, ठीक है। क्लियर? चलिए, कह रहा है कांग्रेस के विभाजन के बाद क्या हुआ भाई? कह रहा है अब इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया, यानी गरीबों और की ओर ध्यान देने का फैसला किया, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, और पिरवी पर्स की समाप्ति और भूमि सुधार को बढ़ावा दिया और देश में गरीब के हितों के लिए नीतियां बनाई, ठीक है। अच्छा, पांचवा आम चुनाव 1971, ठीक है भाई। क्या हुआ? फिर से मामला पलटा और चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हमारे सामने। कह रहा है फरवरी 1971 में देश में 5वें आम चुनाव हुए, ठीक है। क्लियर? और परिणाम क्या हुए? परिणाम में भाई सबको चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। क्या मिले? इस बार मुकाबला था कांग्रेस और कांग्रेस के बीच ही था, मतलब दो कांग्रेस के बीच चल रहा था मुकाबला, ठीक है। सभी का मानना था कि कांग्रेस की असली ताकत कांग्रेस के हाथों में है, ठीक है। और इसी बीच सभी गैर कांग्रेस और गैर साम्यवादी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। मतलब जो कांग्रेस और गैर साम्यवादी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। बात करें चुनाव प्रचार की, तो जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो जो इंदिरा गांधी थी वो क्या कहती थी भाई? गरीबी हटाओ का नारा दिया, और ठीक है, और जो विपक्षी पार्टी थी उसने कहा इंदिरा हटाओ का नारा दिया, ठीक है। क्लियर? चलिए, बात करें भाई परिणाम आए और सबको चौंका दिया फिर से परिणाम ने। भाई क्या दिया परिणाम ने? कह रहा देश में हुए चुनाव और चुनावों के परिणाम ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, ठीक है। कह रहा इस चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन बनाया और इन दोनों के गठबंधन ने देश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली, ठीक है। और जो महाजोट था सिर्फ 40 सीटें ही जीत सका और इस तरह कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने वापसी की और फिर से सरकार बनाई, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के जीते कारण क्या रहे भाई? अगर इनकी जरा कारण की बात कर दें तो भाई क्या था? पहला जो उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये। अगला जो था पिरवी पर्स की समाप्ति और देश में गरीबों के हितों के लिए नीतियां बनाई और समाजवादी नीतियों को अपनाया और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी काफी थी उस टाइम पे। क्लियर है? चलिए, कह रहे कांग्रेस का पुनर्स्थापना, कह रहे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर और पार्टी में उपस्थित अलग अलग गुटों की समाप्ति हो गई और गरीबों का कल्याण मुख्य मुद्दा था इनके लिए और पहले से अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली कांग्रेस बनकर उभरी। क्लियर है? बात करें दल बदल, भाई ये क्या होता है? अच्छा, कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको बता दूं जरा मैं एक बार पहले से। कुछ लोग हो सकता है आप में से जानते भी हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं मैं। आइए, सिंडिकेट किसे कहा गया? बताया था भाई, जो कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता थे उनके समूह को सिंडिकेट कहा गया। दल बदल क्या होता है? दल बदल उस स्थिति को कहते हैं जब नेता किसी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर
जीत जाता है और जीतने के बाद किसी और पार्टी के अंदर चला जाता है तो उसे बोलते हैं दल बदल। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नेता जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद मान लीजिए कि वह बीजेपी में शामिल आता है तो इसे ही दल बदल कहेंगे। गठबंधन बताया था मैंने आपको पीछे क्या होता है। गठबंधन बताया था मैंने आपको कि गठबंधन वह स्थिति होती है जब एक पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं होती, मतलब एक अकेली पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती, तब वह दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है, यानी गठजोड़ कर लेती है, गठबंधन कर लेती है और फिर सरकार बनाती है। अच्छा, एक अकेली पार्टी सरकार क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि उसको चुनाव में सीटें इतनी मिली नहीं होती जितनी चाहिए होती हैं। तो दूसरी पार्टी जिनको कुछ सीटें मिली होती हैं उनसे हाथ मिलाने के बाद इनकी सीटें क्या होती हैं? पूरी होती हैं और ये सरकार बनाते हैं और इसी को बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार। क्लियर है? बात समझ गए? तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और चैप्टर के अंदर कुछ नया जानने को मिला होगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।